This conference will now be recorded. आप लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओटीज एंड ओटी केसेस ट्राई किए? चलें, आज मैं डिस्कस करवा दूंगा ताकि कोई इशू है तो वो खत्म। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाइंड अप हो जाएगा। बताएं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टेस्ट कब रखें? अब्दुल्ला शाहीन, मैंने आपको कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओटीज एंड ओटीज आप लोगों ने ट्राई किए हैं, और साथ में ये कह रहा था कि आप मुझे बताएं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टेस्ट कब रखें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेस्ट डे ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? जवाब, बेटे खुदा का तुम खौफ करो, जब मतलब संडे को टेस्ट रखना है, अल्लाह का खौफ करो बेटे। चलें, फिर संडे मंडे को जो टेस्ट होगा वो खाली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नहीं होगा, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का भी होगा और टारगेट कॉस्टिंग का भी होगा। ठीक है? अच्छा बेटा, अब ये देखो कि ये आपको ना हर चैप्टर के मैंने ओटीज एंड ओटी केसेस इस तरह प्रोवाइड किए हैं। अब इसमें आप लोग गौर से देखना बेटा कि ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चंस होंगे, यानी सबसे पहले वो पास ओटीज आपको नजर आएंगे जो कि पास पेपर के हैं। उसके बाद आपको वो ओटीज नजर आएंगे जो कि किट के हैं। तो अब इसमें से आपने मुझे सबसे पहले ना पास्ट पेपर के बताने कौन कौन से ओटीज आपसे नहीं हुए। अच्छा, हर एक के आंसर्स भी आपके साथ प्रोवाइडेड है, यानी यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आंसर्स वाली भी फाइल है, सेक्शन ए ओटीज आंसर कन्वर्टेड। तो ये आपके आंसर की फाइल है, इसे ओपन करके आप देख भी सकते हैं। मैंने दोनों किट के इसमें ये जो जवाब, ये जो किट है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर के अलावा, इसमें दोनों बीपीपी और कैप्लन की किट के सारे क्वेश्चंस एडेड हैं। हमाद, मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे बेटे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सेंड कर दिए थे, आज नहीं, कल नहीं, परसों के किए हुए। अच्छा चलें जी, अब आप मुझे बताएं पास पेपर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। बेटे पास पेपर के कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए मुझे बता दें। टेस्ट जब नेक्स्ट मंडे को इसका टेस्ट होगा तो फाइन होगा टेस्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3,
हमाद, आपको बेटा व्हाट्सएप पे नहीं मिला था हैंड आउट? मैंने आप लोगों को कल भी क्लास में बताया था कि आपने ओटीज करने हैं। सही। बेटे अभी मैं सिर्फ ओटीज करवा रहा हूं। मैंने आपको होम असाइनमेंट में ओटीज दिए थे, ओटीज करने थे। ओटीज का मेरा ख्याल है अभी तक किसी बच्चे को मतलब ही नहीं पता ना, माशाल्लाह। ओटीज का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने ओटी केसेस नहीं डिस्कस करवाने, ओटी केसेस में रिवीजन में डिस्कस करवाता हूं। पास्ट पेपर के जो ओटीज हैं, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, टोटल 4। इसमें से कोई मसला है, कुछ किए पता नहीं आप लोग क्या करके लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोगों ने, चले मैं करवाता हूँ ये। जी, सबसे पहले देखें, a company make two product using same type of the material and skill labor, the following information is available, budgeted। ये मटेरियल पर यूनिट, बेटा ये डॉलर नहीं है, ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ये क्वांटिटी है, किलोग्राम्स है। इसी तरह ये लेबर डॉलर नहीं है, ये आवर्स हैं। अब ये सवाल आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल में ये मसला था, ठीक है। Fixed costs relating to the material handling cost are 100,000. The cost driver is volume purchased. General fixed overhead are absorbed on the basis of labor hour amount to 1,80,000. Using activity based costing, what is the fixed overhead amount to be absorbed in each unit of product B? वो प्रोडक्ट बी के ओवरहेड आपसे मांग रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अब जरा देखिएगा इधर। बेटे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मटेरियल की क्वांटिटी। बेटा प्रोडक्ट ए के आपने बनाने हैं 1000 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने पे कितने किलोग्राम लगते हैं, 10 केजीज लगते हैं। ये आ जाएंगे ए को बनाने वाले किलोग्राम्स, प्लस बी के आपने बनाने हैं 2000 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने पे कितने किलोग्राम्स लगते हैं, 20 केजीज। तो बेटा आप मुझे ये टोटल बताइए कितने केजीज बनते हैं। पचास हजार किलोग्राम। अब आप इनका कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ ए आर। ओ ए आर आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों वो आप लोगों के पास आ जाएगा, 1,00,000 के ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय 50,000 के किलोग्राम, तो ये बनेगा 2 पर किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह अब आप कैलकुलेट करो लेबर आवर्स। तो ए के आपने 1000 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने पे लगते हैं 5 आवर्स। ये ए के आवर्स आ जाएंगे, प्लस बी के भी आपने 2000 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने पे लगते हैं 20 घंटे। बताइए कितने आवर्स बनते हैं, 45,000 आवर्स।
अब आप इसका भी OAR कैलकुलेट कर लें। तो बेटा खर्चा कितना है, 1,80,000 का डिवाइडेड बाय 45,000 आवर्स। बताइए कितना बनता है। 4 पर आवर। अब बच्चों आप लोगों ने दोनों OAR कैलकुलेट कर लिए। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा ओवरहेड पर यूनिट, किसके, बी के, यानी प्रोडक्ट बी के। अब आप ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो अब दो तरह के ओवरहेड है आपके पास, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट और जनरल ओवरहेड। तो पहले मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। बेटा OAR है 2 पर किलोग्राम। तो बी पे कितने केजी लगते हैं, बी पे लगते हैं 20 केजी। तो 20 केजी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बी के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे 40। इसी तरह आप आते हैं जनरल ओवरहेड्स पर। जनरल ओवरहेड अगर बेटा आप गौर से देखो तो OAR है आपका 4 पर आवर, और बी पे कितने आवर लगते हैं, 20 घंटे। ये बनेगा 80। तो टोटल ओवरहेड कितने बनेंगे, 120 पर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। कोई परेशानी वाली बात जी। ये पास्ट पेपर में आप लोगों ने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मसला है, वो मैंने करवा दिया। अब किट के क्वेश्चंस दोबारा आप लोग गौर से देख लें। ये जो हैंडआउट है ना बेटा, इस हैंडआउट में मैंने पूरी पीपीपी और कैप्टन के किट के क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये देखें ये। अब इसमें से बता दें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। जो नहीं हुए वो मैं करवा दूंगा। बताएं जी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। किट का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, और 6 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, और बेटे कोई सवाल। 1 मैंने लिख लिया, वो मैं डिस्कस करवाऊंगा। बाकी कोई और सवाल 162 के अलावा, 4, 14, 8 और 9, 13। चलें जी शुरू करते हैं अब हम सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे बता दिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं VPS is a large manufacturing company that is introducing an activity-based costing into its business. VPS ships component via its own logistic operation to central manufacturing center in Glasgow from where wide variety of locations. It is attempting to identify the correct cost driver for the cost pool component handling. What would be the most appropriate figure for that? आपने बच्चों component handling का cost driver deal करना है, ठीक है। यानी आपका खर्चा है कंपोनेंट हैंडलिंग का, आपने बताना है कि इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। अच्छा बेटा, अब आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी बेसिकली हो ये रहा है कि आप सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका खर्चा कितनी चीजों की बेसिस पे इनकर होगा बेटा, आपका खर्चा एक तो इनकर होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बेसिस पे, कि कितने कंपोनेंट्स आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं। दूसरा आपका खर्चा इस बेस पे भी इनकर होगा कि आप लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यानी अगर आपने
एक कंपोनेंट को 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है तो खर्चा कम है, लेकिन एक कंपोनेंट को 10 किलोमीटर दूर लेके जाना है तो खर्चा ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके जो खर्चा है मटेरियल हैंडलिंग का, उसको इनकर होने की दो बेसिस हैं, एक नंबर ऑफ कंपोनेंट और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम कॉस्ट यूनिट क्या बनाएंगे, यानी इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें कंपोनेंट भी आ जाएगा और इसमें डिस्टेंस भी आ जाएगा। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं? शानिफ क्लियर हो गया बेटे? जवाब क्लियर हुआ आपको ये सवाल? चलें अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए क्या है, बड़ा आसान है। वो कहते हैं वी लिमिटेड प्रिंट 2 वीकली न्यूज़पेपर द क्रिस्टल कोरियर, जिसकी 40,000 कॉपीज हैं, इन 1 वीकली प्रोडक्शन रन, यानी 40,000 कॉपीज है और एक प्रोडक्शन रन में बनेगी। और दूसरा है पैलेस बगल, जिसकी 25 कॉपीज हैं लेकिन वो बनेगी 2 प्रोडक्शन रन में। प्रोडक्शन रेंट सेटअप कॉस्ट इज 2125, वेवर यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इज अ कॉस्ट ड्राइवर। What is the setup cost of each copy of पैलेस बगल, यानी पैलेस बगल का खर्चा बताएं। बेटा सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स निकालें ना। तो क्रिस्टल कोरियर का 1 प्रोडक्शन रन है और पैलेस बगल के 2 प्रोडक्शन रन हैं, तो टोटल कितने रन हो गए, 3। अब आप कैलकुलेट करेंगे OAR, तो OAR का खर्चा कितना है, 2150 डिवाइडेड बाय 3 प्रोडक्शन रन्स। बताइए कॉस्ट कितनी आती है? 716.67। अब बच्चों आपको चाहिए पैलेस बगल का खर्चा। ठीक है, कि ओवरहेड पर यूनिट चाहिए आपको। तो बेटा पैलेस बगल एक रन का खर्चा कितना है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के साथ, वो है 2, ये टोटल खर्चा आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट के ऊपर, वो है बच्चों 25,000। तो बेटा बताइए कॉस्ट पर कॉपी कितनी आई, 0.57 पर कॉपी या पर यूनिट। जी बेटा समझ आई या नहीं आई आपको? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ठीक है, वो कहते हैं द एबीसी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा, both products are produced in a labor intensive environment and use similar process. Alpha and beta differ by volume, beta is high volume product while alpha is low volume product। डिटेल गिवन है बेटा, सारा सारा डाटा। using traditional absorption costing system based on labor hour, what are the overhead per unit। मतलब ये तो हद हो गई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू काम करना है। तो बेटा पहले तो आप कैलकुलेट करोगे टोटल लेबर आवर्स, तो अल्फा के आपने बनाने हैं 1200 यूनिट और एक यूनिट पे लगते हैं 5 आवर्स।
तो 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स पर यूनिट। इसी तरह बच्चों बीटा के आपने बनाने हैं 12,000 यूनिट और एक यूनिट पे लगते हैं 5 आवर्स, तो 12,000 यूनिट्स और इस पे भी लगते हैं 5 आवर पर यूनिट। आप लोग मुझे टोटल आवर्स बता दें कितने बनते हैं। टोटल आपके पास बन गए 66,000 लेबर आवर्स। अब आप कैलकुलेट करें OAR, तो वो बड़ा सिंपल है, जितने भी ओवरहेड्स हैं सारे ओवरहेड्स मिला दें, सबको डिवाइड कर दें 66,000 आवर्स पर। क्या बनता है बच्चों? बेटे क्या OAR आता है? सिक्स 6.36 पर हैं। जवाद और अलमास, आप दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। 6.36 पर लेबर आवर। अब आपको अल्फा के ओवरहेड पर यूनिट चाहिए ना, तो अल्फा के ओवरहेड पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.36 पर लेबर आवर मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर पर यूनिट। तो एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लग रहे हैं बीटा के? 5 आवर्स। क्या बनता है बच्चों? 31.82। और ये आपके ओवरहेड पर यूनिट आ गए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, आसान सवाल था ये। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6, गौर से देख लीजिएगा जरा। जो जो सवाल आपने मुझे कहा है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए बस। जी बच्चों, वो क्या कह रहे हैं? A company is changing its costing system from traditional absorption costing to the labor hour system. ठीक है, यानी a company is changing its costing system from traditional absorption costing on labor hours to the activity based costing। यानी आप absorption costing छोड़ के ABC की तरफ जा रहे हो। It has overhead cost of 1,56,000 which are related to the material deliveries। अच्छा, प्रोडक्ट टोटल यूनिट्स XYZ के, डिलीवरी साइज, total number of labor cost is 3,60,000 for 45,000 hours. Each unit of product takes same number of direct labor hours. Assuming that company uses the number of deliveries as a cost driver, what is the increase or decrease in unit cost for Z arising from the change from absorption costing to the ABC? अब बेटा सवाल क्या है? सवाल में वो ये बता रहा है कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले यूज कर रहे थे और आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा रहे थे लेबर आवर की बेस पे। अब आप लेबर आवर्स को छोड़कर जा रहे हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेस पर। तो आप बताएं कि इससे जी की कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि हर प्रोडक्ट पे सेम लेबर आवर्स लगते हैं। हर प्रोडक्ट पे सेम लेबर आवर्स लगते हैं। बेटा अगर हर प्रोडक्ट पे सेम लेबर आवर्स लगते हैं तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबके ओवरहेड पर यूनिट भी सेम होंगे, क्योंकि सबके लेबर आवर्स क्या हैं? सेम। बेटा ये बात समझ आती है या नहीं? वो कह रहे हैं प्रोडक्ट एक्स वाई जी सबके लेबर आवर्स सेम है, यानी अगर प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं तो प्रोडक्ट वाई के एक यूनिट पे भी 2 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट जी के एक यूनिट पे भी 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि सबके लेबर आवर्स सेम है तो खर्चा भी सबका सेम है। तो बेटा अगर सबका खर्चा सेम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड पर यूनिट तो फिर बड़ा आसानी से निकल सकता है। आप क्या करें, सिंपल, आपके पास ओवरहेड्स हैं और ओवरहेड्स हैं 1,56,000 के, इसे आप यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। कितने यूनिट बन रहे हैं बेटा?
6000 यूनिट्स। तो ये आपके ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। दोबारा बताइए कितना बनता है, क्या 26 पर यूनिट बन गया। इसका मतलब है आपका ओवरहेड पर यूनिट कितना है, 26 पर यूनिट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा मैं लेबर, उस वो क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हो लेबर आवर की बेस पर, लेकिन यहाँ पर हम लेबर आवर की बेस पे इसलिए नहीं एब्जॉर्ब करवा सकते क्योंकि हमारे पास लेबर आवर्स गिवन ही नहीं है। लेकिन उसने हमें एक आसान तरीका बता दिया, उसने कहा सबके लेबर आवर पर यूनिट सेम है। अगर सबके लेबर आवर पर यूनिट सेम है तो इसका मतलब है सबके ओवरहेड पर यूनिट भी सेम है, और अगर सबके ओवरहेड पर यूनिट सेम है तो बेटा खर्चा ओवरहेड को यूनिट पे डिवाइड करके भी आ सकता है। डन। अब हम बात करते हैं एबीसी की, कि अंडर एबीसी क्या होगा। गौर से देखिएगा बेटा, अब जब हम एबीसी की बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट एक्स, प्रोडक्ट एक्स है, एक वाई है और एक जी है। बेटा प्रोडक्ट एक्स के यूनिट्स कितने हैं, 1000, और उसका डिलीवरी साइज है 200। इसका मतलब है बच्चों वो एक ऑर्डर में कितनी डिलीवरीज होती हैं, बेटा एक ऑर्डर में कितनी डिलीवरीज होती हैं। बच्चों चैट बॉक्स में जवाब दें, आप लोगों को क्या हो गया है। बेटे आप लोगों को आवाज आ रही है। तो बेटे भी जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग। बताइए मुझे कि एक ऑर्डर में कितनी डिलीवरीज होती हैं, 200 डिलीवरीज होती हैं। तो अगर एक ऑर्डर में 200 डिलीवरीज होती हैं तो आप इसको 200 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ डिलीवरी आ जाएंगी। तो कितनी डिलीवरीज हुई एक्स की। टाइम पे रिप्लाई करें ना आप लोग चैट बॉक्स में, बेटा इस तरह तो क्लास इंटरेक्टिव हो ही नहीं सकती कि मैं सवाल किए चला जा रहा हूं और आप लोग जवाब देने तक के राजी नहीं है। ये क्या तरीका कार है पढ़ाई का। 5 डिलीवरीज आ गई किसकी, एक्स की। इसी तरह बच्चों वाई के यूनिट है 2000 यूनिट, और वाई के एक यूनिट पे कितने यूनिट लगते हैं, 400 यूनिट्स। कितनी डिलीवरीज आ गई वाई की, 5 डिलीवरीज। जी के हैं बच्चों 3000 यूनिट, और 1000 यूनिट डिलीवर होते हैं एक दफा में। कितनी डिलीवरीज आ गई, 3 डिलीवरीज। टोटल बेटा ये कितनी डिलीवरीज हो गई हैं, 13 डिलीवरीज। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं ओ ए आर। अच्छा ओ ए आर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब जरा देखिए बच्चों हमारे पास ओवरहेड कितने हैं, 1,56,000 डिवाइडेड बाय 13 डिलीवरीज। बताएं कितना खर्चा बनता है, 12,000 पर डिलीवरी। अब आपको चाहिए जी के ओवरहेड पर यूनिट एबीसी के अंडर। तो आप कहोगे एक डिलीवरी का खर्चा है 12,000, और बेटा जी की कितनी डिलीवरीज थी, 3। ये जी का टोटल खर्चा आ जाएगा, और उसे डिवाइड कर देंगे जी के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, 3000 यूनिट्स पर। तो इसका मतलब है कि अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एबीसी आपके ओवरहेड पर यूनिट है 12। इसी तरह जी के जो ओवरहेड पर यूनिट थे वो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितने थे, वो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किए हुए 26 पर यूनिट। तो एबीसी की वजह से कॉस्ट पर यूनिट में कमी आएगी, कितने की कमी आएगी, 14 की।
समझ आ गई बच्चों? चले, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में जवाब देते रहा करें मुझे। सवाल नंबर 8। चले जी, सवाल नंबर 8 कर लेते हैं। ये सवाल नंबर 8 शुरू हो गया है बच्चों। वो कहते हैं DRP Limited has recently introduced an activity based costing system. It manufactures 3 products in detail of which are set out below. ये डाटा सारा हमें गिवन है। अब 3 तरह का खर्चा है। वो कहते हैं व्हाट इज अ मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। मशीन सेटअप कॉस्ट, बेटा आप बताओ मशीन सेटअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या एक कॉस्ट ड्राइवर यूज करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग टाइम, बैच परचेज ऑर्डर या सेटअप्स? नंबर ऑफ सेटअप्स, बिल्कुल ठीक बात है। और उसने आपको बताया मशीन सेटअप कितने होते हैं? 2 सेटअप पर बैच, 3 सेटअप पर बैच और 6 सेटअप पर बैच। तो पहले तो बेटा आपको नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इधर देखिएगा जरा, प्रोडक्ट डी है, फिर प्रोडक्ट बी है और एक प्रोडक्ट आर है। गौर से देखिएगा जरा, मेरा प्रोडक्ट बी के आपने बनाने हैं 1 लाख यूनिट और एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, यानी प्रोडक्ट डी के आपने 100,000 यूनिट्स बनाने और एक बैच में होते हैं 100 यूनिट्स। तो जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे तो ये डी के नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगे 1000 बैचेस। और एक बैच पे कितने सेटअप लगते हैं? 3 सेटअप्स लगते हैं। तो जब आप इसको 3 सेटअप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डी के सेटअप्स आ जाएंगे 3000 सेटअप्स। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू कैलकुलेट सेटअप्स। इसी तरह अगर आप पी की बात करें तो बेटा 1 लाख यूनिट है और 50 यूनिट होते हैं एक बैच में। तो 1 लाख यूनिट को आप 50 पे डिवाइड करें तो ये कितने बैचेस बनेंगे? ये 2000 बैचेस बन जाएंगे। और एक बैच में कितने सेटअप्स होते हैं? 4। तो इसका मतलब है 8000 सेटअप्स हमारे पास किसके आ गए? पी के आ गए। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसी तरह बच्चों पी के हैं 5000, सॉरी आर के आ गए। डी, आर और पी है, ये आर का डाटा था। अब पी के बच्चों 50,000 यूनिट आपने बनाए हैं और एक यूनिट को बनाने पे 25, मतलब एक बैच में 25 यूनिट होते हैं। तो आप इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। कितने आते हैं? 2000 बैचेस। और एक बैच में कितने यूनिट्स होते हैं बच्चों इसके? सेटअप्स 6। ये बन गए 12,000 सेटअप्स। यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स पता चलेंगे और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हो गए 23,000। अब आप कैलकुलेट करोगे ओ ए आर। तो ओ ए आर कैसे आएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 23,000 सेटअप्स। तो क्या बनता है बच्चों? 6.52 पर सेटअप। अच्छा, अब एक सेटअप का खर्चा है 6.52। आर के कितने सेटअप से? 8000। तो ये आर का खर्चा आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे आर के नंबर ऑफ यूनिट से जो कि 100,000 थे। तो ये आर के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे 0.52। क्लियर हो गया बच्चों? चलें।
ये क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने करवा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लेते हैं क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो कहते हैं अनलाइक ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एबीसी आइडेंटिफाई वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एलोकेशन टू प्रोडक्ट कॉस्ट। बेटा वो कहते हैं अनलाइक ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एबीसी आइडेंटिफाई वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एलोकेशन टू प्रोडक्ट कॉस्ट। बेटा क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वेरिएबल ओवरहेड की ट्रीटमेंट बताती है? नहीं, ये तो गलत है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड की ट्रीटमेंट बताती है। गलत। एबीसी कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर बजट प्लानिंग बेस्ड ऑन एक्टिविटी रादर देन इंक्रीमेंटल बजटिंग। बिल्कुल सही है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को बजटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, टू ओनली। अच्छा अब जरा देखिएगा, इसके बाद 13 के बाद 14। फर्स्ट पॉइंट बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या फिर कि जो अनलाइक ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी जो एबीसी है दैट आइडेंटिफाई वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट। तो बेटा जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी कैलकुलेट करती है, वो तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करती है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और फिक्स कॉस्ट भी आती है। तो एक्टिविटी मार्जिनल कॉस्टिंग है जो कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो हम वेरिएबल ओवरहेड भी ट्रीट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड भी ट्रीट करते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। In an activity-based costing system, apportionment of some overhead cost may be needed to be done on arbitrary basis। बिल्कुल सही बात है कि बेटा स्टिल बहुत एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हमें ऑर्बिट्री बेसिस यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज है कि हर ओवरहेड के कोई एक्टिविटी हो ये जरूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं assumption लेनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। The cost of introducing and maintaining activity-based costing may exceed the benefit of such costing system। ये भी सही है कि कभी-कभी activity-based costing की cost ज्यादा हो जाती है उसके benefit से। तो ये दोनों statement correct हैं। Arbitrary mean का मतलब होता है assumed basis। अहमद, arbitrary basis का मतलब है assumed, यानी जो actual base ना हो। अच्छा जी, 14 भी हो गया। अब हमने करना है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देख लीजिए। वो कहते हैं activity based costing has evolved as a response of increase in support activities in modern organization। बिल्कुल ठीक है बेटा, जब से ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज बढ़ी हैं, यानी जब से सेटअप कॉस्ट बढ़ी है, जब से नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़े हैं, या जब से ऑर्डरिंग का एक्टिविटी बढ़ी है, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी बढ़ी है, मटेरियल हैंडलिंग की एक्टिविटी बढ़ी है, जब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज ज्यादा आया है, क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटी की वजह से ओवरहेड बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल सही है ये बात। अगला, absorption costing system use volume as a base of cost allocation and also tend to allocate too great overhead for the low volume product। बेटा ये गलत है। इसमें आधा जुमला ठीक है कि जो बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी यूज करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले हाई वॉल्यूम को हाई ओवरहेड चार्ज करते थे, लो वॉल्यूम को लो ओवरहेड चार्ज करते थे। वो कह रहे हैं वो लो वॉल्यूम को हाई ओवर चार्ज करते थे, तो ये गलत है। जी बिल्कुल इसरार, इसरार जहूर, जो बेटा आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो तो सारे ओवरहेड्स के लिए ऑर्बिट्री बेसिस यूज करता है ना, एबीसी वाले कि कुछ के लिए ऑर्बिट्री बेसिस यूज करते हैं, वरना मेजोरिटी के लिए उनकी रियल एक्टिविटीज यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट सवाल था जो आप लोगों ने करवाने के लिए कहा था मुझे, मैं करवा देता हूं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
बच्चों वो कहते हैं नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस 40, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, नंबर ऑफ मशीन आ रही, तो सारा कुछ है। इफेक्ट व्हाट आर टू बी ओवरहेड रिकवर, आपकी सेटअप कॉस्ट है 1,20,000। तो आप मुझे बताओ कि सेटअप कॉस्ट के लिए क्या बेस बनानी चाहिए, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल्ड या मशीन आवर्स? नंबर ऑफ बैचेस। तो 40 बैचेस पे इसको आप डिवाइड कर दें, क्या बनता है? ये बनेगा 3,000 पर बैच। ये बच्चों मैंने आप लोगों को ये डिस्कस करवा दिया, ठीक है। जो ओटीज एंड ओटीज आप लोगों ने कहे थे वो मैंने डिस्कस करवा दिए। अच्छा, साथ ही इसके अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ये ओटी केस भी है। ये ओटी केस आप लोग अटेम्प्ट करते जाएं, इनके आंसर्स पीछे गिवन है, ठीक है। ये आप डिस्कस करते जाएं। मैं क्या कहते हैं, ये मैं डिस्कस करवाता हूँ रिविजन में, यानी रिविजन जब होगी तो उसमें मैं ये सारे ओटी केस आपको डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मिस अर्सला के साथ इसकी क्लास रखवा दूंगा, किसी को मसला होगा तो वो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हमारे ओटीज करने होते हैं बेटा। जी हादिस, बताइए क्या हुआ? अच्छा, ये बेकली हिल का एक सवाल था जो मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ था, ये मैं करवा देता हूं ताकि आपका एबीसी का चैप्टर आज मुकम्मल तौर पे वाइंड अप हो जाए। ये देखें बच्चों, ये आप लोगों के सामने सवाल है। पहले मैं सवाल रीड करूंगा और फिर उसके बाद में आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। जी जी, बेकली हिल में पूरा सवाल करवाने लगा हूं आप लोगों को। चले, बेकली हिल इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल कैरिंग आउट टू टाइप ऑफ प्रोसीजर्स ऑन पेशेंट्स। ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर इनकर्स द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट। अब उसने बता दिया सर्जिकल टाइम एंड मटेरियल, एनेस्थीसिया टाइम एंड मटेरियल। अब उसने बता दिया BH currently calculate the overhead cost per procedure by taking total overhead cost and simply dividing it by number of procedure। यानी अभी आप ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हो, आप ओवरहेड को नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पे डिवाइड कर देते हो and rounding the cost to the two near decimal places. Under this method, the total cost is 2475.85 per procedure A and 4735.85 under procedure B। इसका मतलब है उसने आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट पर प्रोसीजर बता दी है, ठीक है बच्चों। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू उसने आपको कॉस्ट पर प्रोसीजर बता दी है। Recently, another local hospital has implemented the activity-based costing. This has led to the finance director at BH to consider whether an alternative costing technique would be bring any benefit to BH. He has obtained the analysis of total overhead last year and additional data। ये बच्चों उसने आपको सारा डेटा बता दिया और ये डेटा है। अब वो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कैलकुलेट फुल कॉस्ट पर प्रोसीजर यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं। दो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर ए और प्रोसीजर बी। बी ए बेकले हिल और पार्ट ए सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट ए में हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अंडर एबीसी, प्रोसीजर ए एंड प्रोसीजर बी, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। अब जरा इधर देखिए, सर्जिकल
टाइम की कॉस्ट आपके पास है 1200 और 2640, यानी ये मटेरियल की कॉस्ट आपके पास आ गई 1200 और 2640। इसी तरह बच्चों एनेस्थीसिया टाइम की जो कॉस्ट है वो आपके पास 800 और 1620 है। ये मैं मटेरियल 1 लिख रहा हूं और ये मटेरियल 2। कॉस्ट कितनी है 800 और 1620। ये खर्चा तो ऑलरेडी गिवन था। अब आपने ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बेटा पहला आपका ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो बेटा आप मुझे बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए आप क्या बेस बनाओगे? एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर, ठीक है। आप करेंगे वर्किंग नंबर 1। ये देखें वर्किंग नंबर 1। तो बच्चों उस सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो प्रोसीजर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम आप कैलकुलेट करें। एडमिन टाइम बड़ा सिंपल है बेटा। प्रोसीजर ए के कितने प्रोसीजर्स हैं? 14,600। और एक प्रोसीजर पे कितना घंटा लगता है? 1 आवर। ये प्रोसीजर ए पे लगने वाले प्रोसीजर्स आ जाएंगे। इसी तरह बी पे लगने वाले प्रोसीजर्स, बी के कितने प्रोसीजर्स हैं? 22,400 मल्टीप्लाइड बाय बी के एक प्रोसीजर पे कितने आवर लगते हैं? 1.5। ये बी पे लगने वाले आवर्स आ जाएंगे। तो बेटा टोटल आवर्स बताएं कितने बनते हैं? टोटल बनते हैं 33,600 आवर्स। अब आप इसका कैलकुलेट कर लो OAR पर आवर। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना है? 18,70,160। 18,70,160 डिवाइडेड बाय 33,600 आवर्स। बताइए ये कितना बनता है? बेटा टोटल आवर्स कितने हैं? 33,600 हैं या 48,200 है? आप लोग मुझे कम से कम आवर्स तो बेटा सही सही बताओ ना, ये कोई बात है करने वाली? 48,200 आवर्स। बताइए OAR कितना आता है? 38.80 पर आवर। अब आपको ए के ओवरहेड पर यूनिट चाहिए या ओवरहेड पर प्रोसीजर चाहिए, तो 38.80 पर आवर। और ए के एक प्रोसीजर पे लगता है 1 आवर, तो ये 38.80 ही आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब आपको बी के ओवरहेड पर प्रोसीजर चाहिए, तो बेटा बी के 38.80 पर आवर है और उस पे लगते हैं 1.5 आवर। तो बी का खर्चा कितना बना? 58.2 पर प्रोसीजर। तो ये बना 38.80 और 58.20। अब बच्चों नेक्स्ट खर्चा हम लोगों ने बात करनी है नर्सिंग कॉस्ट की। इसके लिए वर्किंग नंबर 2 करते हैं और हमने इसके लिए क्या बेस बनानी है? लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। अच्छा देखें जनरल फैसिलिटी के लिए भी आपने लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे करना है, तो इनका अलग अलग OAR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम इनका एक ही दफा OAR कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग फैसिलिटी और जनरल ओवरहेड दोनों का खर्चा एक ही साथ। वर्किंग नंबर 2।
तो बेटा देखिए उसने आपको बताया हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट स्टे आवर्स, 24 घंटे एक पेशेंट रहता है ए का और 48 आवर्स रहता है एक पेशेंट बी का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम पेशेंट के आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि स्टे वाले हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे, और ये हम आवर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा बड़ा सिंपल है, आप इधर देखो ए के कितने प्रोसीजर हैं, 14,600, और एक प्रोसीजर कितने घंटे के लिए स्टे करता है, 24 घंटों के लिए। ये आ जाएगा ए के प्रोसीजर स्टे। इसी तरह बी की भी बात करें, बी के प्रोसीजर्स कितने हैं, 22,400, और उसका जो प्रोसीजर है वो कितनी देर के लिए स्टे करता है, 48 आवर्स के लिए स्टे करता है। अब मुझे आपने ये टोटल आवर्स बताने हैं बच्चों, टोटल आवर्स, ए बी के नहीं, टोटल बता दें कितने आवर्स बनते हैं। वन 425,600 आवर्स। अब आप OAR कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप ओवरहेड देखो तो एक ओवरहेड है 6215,616, 6215,616 प्लस 8,553,600, 8,553,600। इन दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दो 142,5600 आवर्स पर, क्या बनता है, OAR बताइए कितना आता है। $10.36 पर मशीन पर आवर। अच्छा, अब आपको ए के ओवरहेड चाहिए पर प्रोसीजर, तो आप कहोगे 10.36 पर आवर है, और उसके पेशेंट कितने आवर्स रहते हैं एक प्रोसीजर के, 24 घंटे। तो ए का कितना खर्चा बना, 104.64। इसी तरह बच्चों अब आपने कैलकुलेट करना है बी के ओवरहेड पर प्रोसीजर, तो 10.36 पर आवर और मल्टीप्लाई बाय उसके कितने आवर्स रहते हैं, 48 आवर्स, क्या बनता है 248.64। क्या हुआ बेटे, बेटा ए का कितना खर्चा आ रहा है बता दें जरा, ए का खर्चा बताएं, 248.64, और बी का, और बी का बता दीजिए 497.28। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इसका है 497.28 और इसका था 248.64। अब बच्चों इसका भी खर्चा हो गया, इसका भी, अब रह गया केटरिंग फैसिलिटी। उसके लिए था नंबर ऑफ मील्स, केटरिंग फैसिलिटी। उसके लिए बच्चों हम करेंगे वर्किंग नंबर 3। ये वर्किंग नंबर 3 आप देखिएगा जरा
बेटा पहले तो आपको नंबर ऑफ मील्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ए के प्रोसीजर है 14,600 और एक मील चाहिए होता है उसके लिए, तो 14,600 प्रोसीजर और 1 मील पर प्रोसीजर। ये ए के मील्स आ गए। इसी तरह बी के मील्स हैं 22,400 और 4 प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं। चार मील्स पर प्रोसीजर। टोटल बेटा मील्स बता दें, टोटल मील्स। बच्चों 104,200। ये जो आप मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद फिटे मुंह करा देते हैं ना कि चल भाई तेरा सवाल है तो खुद करता रहे, हमें क्यों तंग कर रहा है, ये बेटा मुझे बहुत तकलीफ देता है, तो जरा साथ देते रहा करे मेरा। अच्छा अब आपने कैलकुलेट करना है OAR। ओवरहेड कितने हैं? 966,976 डिवाइडेड बाय 104,200 मील्स, क्या बनता है? 9.28 पर मील। अगेन अब ए के ओवरहेड पर प्रोसीजर आ जाएगा 9.28 पर मील और उस पे मील भी एक ही लगता है, तो ये 9.28 ही आ गया पर प्रोसीजर। इसी तरह बी के ओवरहेड पर प्रोसीजर 9.28 पर मील और उस पे 4 मील्स लगते हैं 37.12, तो ये बना 9.18 सॉरी 9.28 और 37.12। अब जब बेटा आप इसका टोटल करेंगे तो ये आप लोगों के पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जरा बताएं ए की कितनी कॉस्ट आती है और बी की कितनी कॉस्ट आती है? ए की आ रही है जी 2296.72 और बी की आ रही है 4852.6। अच्छा जी ये आप लोगों ने क्या किया है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। अच्छा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट पर प्रोसीजर कितनी थी? अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो बेटा अगर आप देखो तो इन्होंने बताई हुई है ए की कॉस्ट थी 2475.85 2475.85 और बी की कॉस्ट थी 4735.85 4735.85। इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जो कॉस्ट थी वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट के। ऐसा ही है बच्चों, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने से कॉस्ट पर यूनिट में बड़ा मैसिव चेंज आएगा या बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही चेंज आएगा? जी बिल्कुल, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट चेंज है। क्लियर हो गया बच्चों? सिग्निफिकेंट चेंज आया है। चले अब आ जाते हैं इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी जरा देखिएगा वो क्या कहता है। पार्ट बी कहता है मेकिंग रेफरेंस टू योर फाइंडिंग इन पार्ट ए advise the finance director as whether to activity based costing should be implemented or not। वो कह रहा है पार्ट ए में जो कैलकुलेशन की थी उसके बाद बताएं कि क्या हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कंपनी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज की, उसकी कॉस्ट पर यूनिट में चेंज भी आया, तो क्या हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए, फायदा होगा या नहीं होगा?
करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि यस, हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूं नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज नहीं करनी चाहिए। नहीं तलहा, चेंज बड़ा सिग्निफिकेंट आया है। अगर आप कॉस्ट पर यूनिट देखो तो कॉस्ट पर यूनिट बड़ी चेंज हुई है। पहले की 2000 से चेंज हुई है, दूसरे की 1000 से ज्यादा से चेंज हुई है। ये चेंज सिग्निफिकेंट है। 25-30% का 50% का चेंज इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, चेंज ज्यादा आया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि कंपनी को एबीसी यूज नहीं करनी चाहिए। उसकी एक वजह है, अब गौर से देखिएगा जरा। बेटा करंटली कंपनी क्या कर रही है? करंटली कंपनी यूज कर रही है, क्या बेस यूज कर रही है? करंटली कंपनी यूज कर रही है नंबर ऑफ प्रोसीजर एज अ बेस। यानी कंपनी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे ओवरहेड को नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पे डिवाइड कर देती है और पर प्रोसीजर खर्चा आ जाता है। ऐसे ही है ना? और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे तो आपको 4 बेसिस यूज करनी पड़ेगी हर ओवरहेड के लिए अलग अलग। अच्छा, अगर आप मुझे एक क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताओ, ये जो आपके ओवरहेड्स गिवन है, इसमें से अगर आप देखो तो 2 ओवरहेड हैं जो सबसे ज्यादा हैं, यानी नर्सिंग कॉस्ट और जनरल फैसिलिटी कॉस्ट। ये सबसे ज्यादा है, तकरीबन 85 लाख और 62 लाख का खर्चा है। यानी आपके ओवरहेड में आधे से भी कहीं ज्यादा, मेजॉरिटी ओवरहेड ये 2 तरह के हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ओवरहेड्स के लिए जो एक्टिविटी है वो सेम है, लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे और लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। यानी आपके मेजर ओवरहेड जो हैं उनकी एक्टिविटी सेम ही है, लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करें और हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके ये सारे ओवरहेड्स नंबर ऑफ प्रोसीजर्स के बजाय लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे की बेस पर एब्जॉर्ब करवाएं, तो मेरे मुताबिक कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वही आएगी जो एबीसी के मुताबिक आती है। करके देखते हैं, इधर देखिएगा। एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन पेशेंट स्टे बेसिस। अब देखिए बेटा, OAR आप कैलकुलेट करें तो आपका जो ओवरहेड्स हैं अब वो कितने के हैं? अब वो हैं 17606,352, 17606,352, और इनको आप डिवाइड कर दें पेशेंट स्टे के ऊपर, तो ये बच्चों आपके पेशेंट स्टे के आवर्स हैं 1425600, 1425600 आवर्स। बेटा बताइए पर आवर खर्चा कितना बनता है? 12.35, बिल्कुल ठीक है, पर आवर। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करें, इधर देखिएगा सारे बच्चे। अब आप कैलकुलेट करें ओवरहेड ए के ओवरहेड पर प्रोसीजर, तो 12.35 पर आवर है और मल्टीप्लाई बाय ए के कितने आवर्स लगते हैं जी? ए के लगते हैं 24 घंटे। ये ए के ओवरहेड पर प्रोसीजर आ जाएंगे, कितने आते हैं? 296.4। इसी तरह अब आप कैलकुलेट करें बी के ओवरहेड पर प्रोसीजर, ये है 12.35 पर आवर और बी पे कितने आवर लगते हैं? 48 आवर्स। ये कितना बनेगा? बताएं, बी का कितना बनेगा? 592.8। अब आप ए की कैलकुलेट कर लें ओवरहेड ओवर ए की कॉस्ट पर प्रोसीजर,
तो ए की जो बेटा कॉस्ट है 1200 प्लस 800, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और ओवरहेड का खर्चा है 296.4, ये ए की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे बी की कॉस्ट पर प्रोसीजर, तो उसका खर्चा है 26401620, और इसमें ओवरहेड शामिल कर दें 592.8। चलें जी, ए का खर्चा आपने मुझे बता दिया 2296.4, और बी का भी बता दें। $4852.8, बिल्कुल ठीक है, 4852.8। अच्छा, अब आप देखें, ये आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की है। क्या यूज की है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी सारे ओवरहेड को किसी एक बेस पर ही एब्जॉर्ब करवाया है, बस आपने बेस चेंज कर ली है, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स के बजाय पेशेंट्स से यूज किया है। अब आप देखें जरा बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू ए का खर्चा आ रहा था 2296, ये 2296 है। देखें, और बेटा अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी थ्रू कैलकुलेट करें तो वो 2296 ही आता है। इसी तरह बच्चों, यहाँ पे खर्चा आ रहा था 4852 एबीसी के थ्रू, और यहाँ पे खर्चा आ रहा है 4852 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। इसका मतलब है कि बजाय इसके कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करें जिस पे टाइम ज्यादा लगता है, जिस पे कॉस्ट ज्यादा लगती है, उसके बजाय अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करें, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाने हैं वो नंबर ऑफ प्रोसीजर के बजाय पेशेंट स्टे की बेस पर करवा लें, तो आपको वही फायदा हासिल हो सकता है जो एबीसी से फायदा हासिल हो रहा था। तो अब मुझे बताएं कि क्या अब आपको लगता है एबीसी यूज होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब आपने सही आइडेंटिफाई किया कि एक्टिविटी नहीं, एबीसी यूज नहीं होनी चाहिए। जी हादिस, बताइए, सब खैरियत? स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लें, ये वैसे मैं सेंड कर दूंगा अभी आपको पूरा। किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है? पीडीएफ का बेटा? नहीं बेटे, एबीसी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो फर्क काफी ज्यादा है। अगर आप सवाल देखो जो हमने अभी किया है, अगर आप उस सवाल को देखो, तो एबीसी के थ्रू आपकी कॉस्ट है 2296, लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के देखो तो वो 2475.85 है। तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 2000 से ज्यादा हो रही है। तो बेटा ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है हादिस। ठीक है हादिस। हाँ जी, 400, सॉरी सॉरी सॉरी, 400 से हो रही है। तो बेटा 400 रुपीज से कॉस्ट चेंज होने का मतलब है $400 से सेलिंग प्राइस भी चेंज होगी। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है ना। इनसिग्निफिकेंट चेंज जो होता है 1% हो गया, 2% हो। ठीक है जी। अच्छा, ये बेटा सवाल है, आप इस उसामा दिलावर, उमर दिलावर, बेटा ये सवाल मैंने सेंड किया हुआ है आपको कैप्लन व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको मिला नहीं ये सवाल? अच्छा चलें, कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई मसला नहीं है।
तैयब हसन, हमारे एग्जामिनर ने नहीं कहा, हमारे एग्जामिनर ने हमें ये कहा है आप बताएं कि क्या एबीसी यूज करनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि नहीं भाई, एबीसी यूज नहीं करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ एबीसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करें, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेस चेंज कर लें, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी वही फायदा होगा जो एबीसी से फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया तैयब हसन? उमर दिलावर मेरे बेटे, ये पूरा सोल्यूशन मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी क्लास के फौरन बाद आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें ये जितने सवाल मैंने करवाए हैं ये सारे सवाल एज इट इज अवेलेबल होंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके क्या आप करेंगे? ठीक है बेटे उमर, ये मैं आपको पूरा पीडीएफ में रोजाना सेंड करता हूँ ना, रोजाना का लेक्चर, तो ये मैं पीडीएफ आपको पूरा सेंड कर दूंगा ताकि आपको नोट करने वाला टेंशन ही खत्म हो जाए। अच्छा, ये बेटा हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास काफी टाइम है, इधर देखिएगा जरा। अच्छा, कल आपकी होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने घर से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के सारे ओटीज करके लेकर आने हैं। हमाद ओटीज, बच्चों सारे ओटीज करके लेकर आने हैं, आप लोगों ने करके लेकर आएंगे ना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ओटीज। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ओटीज करने में मेरा ख्याल है 45 मिनट्स लगेंगे, और साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे टारगेट कॉस्टिंग। तो कल टारगेट कॉस्टिंग शुरू करेंगे और कल ही अल्लाह खैर खैरियत रखे खत्म हो जाएगा टारगेट कॉस्टिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल करने के लिए दे रहा हूँ, ओटी केस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, वो अब आप लोगों ने करना है बेटा इंशाल्लाह ताला। अब हम मंडे को टेस्ट रखेंगे, लेकिन वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और एबीसी, इन 3 चैप्टर्स का होगा। ठीक है बच्चों? ये सवाल है बच्चों, ये सवाल आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है अभी। ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के पास पेपर का ओटी केस है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ओटीज के पास पेपर का ओटी केस है पूरा। वॉल्ट कंपनी का सवाल है। तो आप लोगों को मैं 15 मिनट देता हूं, आप लोग ये करना शुरू करें। जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं है, क्योंकि अभी तक सबके घर में नहीं पहुंचा, मैं आप लोगों को साथ ही सेंड भी कर रहा हूं, ठीक है? अभी सेंड कर रहा हूं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा ये। मैंने F5 के गर्ल्स वाले ग्रुप में भी और F5 के बॉयज वाले ग्रुप में भी भेज दिए हैं।
ठीक है, तो उसमें भी मौजूद है ये। आप लोग मुझे करके दिखाएं, पूरे 15 मिनट बाद मैं डिस्कस करवाऊंगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ओटी केस है ये। बेटा ये 7,000 मिलियन है, 7,000 मिलियन है। हुमायूं, आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं है? ओ ठीक है हुमायूं, अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और अभी हमने सिर्फ एबीसी और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किया है, तो आपने परेशान नहीं होना।
अटेम्प्ट हुआ? अगर हो गया हो आपसे अटेम्प्ट तो प्लीज मुझे बता दें। चलें जी शुरू करें बच्चों। चलें डन हो गया भाई, शुरू करते हैं। अब देखिएगा जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पास्ट पेपर का ओटी केस है, तो मैं डिस्कस करवाने लगा हूं आप लोगों को। बाकी जो ओटीज है वो आप लोग कल कर लाइएगा, तो कल डिस्कस करवा दूंगा। वॉल्ट, ठीक है, वो कहते हैं वॉल्ट कंपनी जनरेट एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑपरेट टू टाइप ऑफ पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर एंड wind. The cost and output of two type of power station is detailed below. ये बता दिया। Nuclear station. The nuclear station can generate 9,000 gigawatt of electricity in each of its 40 years life. ठीक है, 40 सालों में हर साल 9,000 गीगावाट बिजली बनेगी। Operating costs are 486 million per year. Operating costs include provision of depreciation of 175 per year to recover the 700 million cost of building the power station. Each nuclear station has an estimated decommissioning cost of 12,000 million at the end of its life. The decommissioning costs relate to the cost of safely disposing the spent nuclear fuel. अच्छा, फिर wind है। A wind station can generate 1750 gigawatt electricity per year. It has a life cycle cost of 50,000 per year. Per gigawatt, and average operating cost is 40,000 per gigawatt over 20 years life. फर्स्ट सवाल अब हम इसका पढ़ने लगे हैं बच्चों, वो क्या है? वो है व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर गीगावाट अंडर न्यूक्लियर स्टेशन। यानी आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब होता है सारी की सारी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों, उधर देखिएगा जरा। न्यूक्लियर की है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपकी 486 पर ईयर की कॉस्ट है 40 सालों में, ऐसा ही है। तो 486 मिलियन कॉस्ट है, तो आप करेंगे 486 मिलियन, और एक साल की कॉस्ट कितनी है, ये पर ईयर कॉस्ट है, और हम बात कर रहे हैं 40 सालों की, तो हम इसको 40 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, इसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी शामिल है, तो दोबारा से शामिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहा था इसके अलावा एक और कॉस्ट भी है, और वो है 12,000 मिलियन की, यानी 12,000 मिलियन की भी एक कॉस्ट और है। अब ये सारी कॉस्ट ऐड करें तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, बताएं कितनी कॉस्ट आती है। बिल्कुल ठीक बात है, 31440 मिलियन। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करें टोटल गीगावाट्स, कि टोटल गीगावाट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल गीगावाट्स। तो बेटा क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है कि 99,000 गीगावाट बनते हैं पर ईयर, तो 9,000 गीगावाट पर ईयर बनते हैं, और हम बात कर रहे हैं 40 ईयर्स की। तो कितने गीगावाट बन गए बच्चों, ये बन गए 3,60,000 गीगावाट। तो अब आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट पर गीगावाट। कैसे, आप कहेंगे आपकी कॉस्ट है 31440 मिलियन डिवाइडेड बाय 3,60,000। जरा बताइएगा कॉस्ट कितनी आती है। 87,333। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा है नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 का मतलब है इसको राउंड ऑफ करके 87,000 ही कहा जाएगा ना, और ये आपकी कॉस्ट आ गई है जी। इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई परेशानी वाली बात। क्लियर हो गया बच्चों। चलें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following will decrease the total life cycle cost of the nuclear station। आप बताएं किसकी वजह से कॉस्ट कम होगी न्यूक्लियर स्टेशन की। इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ स्टेशन, बेटा इससे कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी बताइए।
वो कहते हैं इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ स्टेशन। बेटा अगर यूजफुल लाइफ बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, उससे कॉस्ट कम तो नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कॉस्ट कम करनी है, तो बेटा जब यूजफुल लाइफ बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो ये तो गलत है। रिड्यूसिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट, हाँ ये सही है, जब कॉस्ट कम होगी तो टोटल कॉस्ट भी कम होगी, तो इसका मतलब है 2 ओनली। इज दैट क्लियर? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है चार्ली। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये उससे रिलेटेड है, तो ये मैं नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ द वॉल्ट कंपनी सेट अ प्राइस टू अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40% ओवर द लाइफ ऑफ विंड स्टेशन, यानी आपने सोचा है कि आप 40% प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे। व्हाट विल बी द टोटल लाइफ टाइम प्रॉफिट पर स्टेशन, यानी आपने टोटल प्रॉफिट बताना है विंड स्टेशन का, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो 40%। बेटा मार्जिन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है, 100%, ये याद रखना है आपने। मार्जिन का मतलब है सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है, 100%। ये आपके पास बेटा विंड स्टेशन का डाटा गिवन है। विंड स्टेशन के डेटाबेस ने आपको बताया था कि एक साल में बनते हैं 1750 गीगावाट्स, और ये प्रोजेक्ट कितने सालों का है, 20 सालों का है। तो बच्चों अगर आप इधर देखें 1750 गीगावाट्स बनते हैं पर ईयर, और आप कितने सालों की बात कर रहे हैं, 20 सालों की। तो ये आपके पास बन जाएंगे 35,000 गीगावाट्स टोटल, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, वो कहता है इट हैज अ लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ 55,000 पर गीगावाट, यानी आपकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो 55,000 पर गीगावाट है। तो बेटा अगर आप टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो 55,000 पर गीगावाट खर्चा है आपका, और आप कितने गीगावाट बना रहे हो, 35,000 गीगावाट बना रहे हो। तो बताएं कितना खर्चा होगा टोटल, 1925 मिलियन। आप मिलियन भी लिख सकते हैं, मैं 6 जीरो लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा आगे जरा आप अगर आप देखें तो वो कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 40,000। तो अगर आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो बेटा जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 44,000 पर गीगावाट, और मल्टीप्लाइड बाय 35,000 गीगावाट आपने बनाने हैं। तो बताइए बच्चों कितना बनता है, 1400 मिलियन। अच्छा देखें, टोटल कॉस्ट है 1925 मिलियन, लेकिन उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1400 मिलियन। तो बेटा जब ये माइनस करेंगे तो बाकी जो कॉस्ट बचेगी वो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट बचेगी, यानी जिसका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर हो गया आपको? टोटल कॉस्ट है 1925 मिलियन, जिसमें से बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट है 14 मिलियन, तो बाकी कौन सी कॉस्ट बची, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बचेगी 525 मिलियन। अब बच्चों आपको पता है जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपके पास आती है सेलिंग प्राइस। अच्छा मार्जिन का मतलब है 100%, 40%, तो कॉस्ट कितने परसेंट हुई बच्चों, 60%। लेकिन यहां पर अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, वो ये है कि उसने यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोला,
उसने ऑपरेटिंग मार्जिन बोला है। ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये होता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसीडर होगी, टोटल कॉस्ट कंसीडर नहीं होगी। अगर नेट प्रॉफिट कहता, बेटा नेट प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके, लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज बता रहे हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके। इसका मतलब है ये जो कॉस्ट 60% आई है, ये सिर्फ कौन सी कॉस्ट है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो बेटा अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1400 मिलियन, ये है 60%, आप इसे 60 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये आपके पास आपकी सेल्स आ जाएंगी। बताएं कितनी सेल्स आती हैं। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को। 2333 मिलियन। अच्छा, अब इसमें से आप लेस कर दें सारी कॉस्ट, इसमें से आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस कर दें और इसमें से आप अपनी नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस कर दें, यानी आप अपनी टोटल कॉस्ट माइनस कर दें इसमें से। तो बेटा देखें, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने निकाली हुई है 1400 मिलियन और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने निकाली हुई है 525 मिलियन। आप चाहो तो टोटल कॉस्ट भी माइनस कर दो, क्योंकि बात तो एक ही है। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आता है बताएं। ये आएगा 408,333,333। तो इसको राउंड ऑफ करें तो वो 408 मिलियन बनता है। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस सवाल में मुश्किल क्या चीज थी, इस सवाल में मुश्किल ये चीज थी कि उसने आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताया था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है सेल्स में से सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके। तो पहले आपने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालकर रेवेन्यू निकाला और फिर उसमें से सारी कॉस्ट माइनस की, तो 480 मिलियन का आपके पास आंसर आ गया, या 408 मिलियन का। लास्ट चीज रह गई, which of the following are the benefit of life cycle costing for Volt company। बच्चों को कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स बता दें क्या क्या है। इट फैसिलिटेट डिजाइन आउट ऑफ द कॉस्ट एट डेवलपमेंट स्टेज, बिल्कुल ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फैसिलिटेट करता है कि डिजाइनिंग स्टेज पे ही कॉस्ट को प्लान आउट कर लिया जाए, सही है। इट इनकरेजेस बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर द लाइफ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बेहतर कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, गलत। ये तो एबीसी करता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड, ये तो गलत है। इट प्रोवाइड यूजफुल डिसीजन फॉर शॉर्ट टर्म, गलत। बेटा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का यूजफुल नहीं है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तो कोई अलग चीज होती है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट थिंग। जी बिल्कुल सही है, 408 मिलियन आपका प्रॉफिट है। बेटा ये सवाल समझ आया या नहीं आया आप लोगों को। बस इस सवाल में ट्रिकी चीज क्या थी, ट्रिकी चीज ये थी कि बच्चे अक्सर और बेशतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं समझ पाते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो आता है जब उसमें से नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस हो जाती है। क्लियर हो गया। चलें जी, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अच्छा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ओटीज आपकी होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने घर से करके लेकर आना है। जी बिल्कुल उमर दिलावर सही। जी शानिद पूछिए, क्या चीज पूछनी है बेटे। जी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड थी, तो दोबारा ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने बताया हुआ था, ठीक है।
चलें जी, कल मुलाकात होगी, लाइफ साइकिल के ओटीज करके लेकर आइएगा, कल ही इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग भी शुरू करेंगे। फिफ्थ का बेटा पहला कहता है इट फैसिलिटेट द डिजाइन आउट ऑफ कॉस्ट एट डेवलपमेंट स्टेज। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट स्टेज पे ही प्लानिंग किया करें कि इसकी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, चलें जी, मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमाद 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 40% अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सेल 100% है, तो कॉस्ट 60% हुई ना। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज।